तो पहले T20I से पहले भारतीय टीम ने कहा था कि वो आक्रामक और विस्फोटक किस्म की बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन जो मैदान पर देखने को मिला उसमें तो इकलौती चीज जो विस्फोटक और आक्रामक थी वो थी इंग्लैंड तेज गेंदबाजों की गेंदबाजी। दूसरे T20I में क्या देखने को मिल सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे। तो मेरे साथ जुड़ गए हैं आकाश चोपड़ा। आकाश, सबसे पहला सवाल यह है कि भारत को इंग्लैंड के पेस का जवाब तो ढूंढना ही होगा। वैसे आईपीएल में तो हमने देखा है जवाब ढूंढ लेते हैं, जितनी तेज गेंद आती है उतनी तेज बाउंड्री पे भी जाती है, तो ऐसा कर सकते हैं। 100% कर सकते हैं, पर एक चीज जरूर निखिल देखने लायक थी और क्वाइट एविडेंट थी कि एक प्लान था कि हाई पेस पे 140 क्लिक्स पे बॉलिंग की जाएगी लगातार और शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ बाउंसर्स का लिबरल इस्तेमाल किया जाएगा। और अब आपसे बोला जाएगा कि देखिए छोटा मैदान नहीं है, फिरोजा कोटला नहीं है जहां पे कट पे छक्के मार देंगे, तो आपको वो शॉर्ट बॉल के खिलाफ गेम अच्छा रखना पड़ेगा। क्या ये मतलब भारतीय टीम इसको हैंडल कर सकती है? ऑफ कोर्स कर सकती है, पर अच्छा लगा जिस प्रकार से इंग्लैंड एक प्लान के साथ आए। कोई रोटेशन पॉलिसी का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया और उस प्लान को अच्छी तरह से उन्होंने, वो कहते हैं ना कि एग्जीक्यूशन जो प्लान का था वो भी बड़ा कमाल का था। तो एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ बाउंसर्स, अ लॉट ऑफ शॉर्ट पिच स्टफ कमिंग योर वे इन द सेकंड T20I एज वेल। वैसे जैसे हमने बताया भारतीय बल्लेबाज इसको टैकल कर सकते हैं, पहले भी किया है खासतौर पर व्हाइट बॉल क्रिकेट में। दूसरा सवाल तो यही आता है बल्लेबाजी के संदर्भ से आकाश, ये कि क्या भारत को हाई रिस्क बैटिंग अप्रोच जारी रखनी चाहिए, जो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी जिसके बारे में बात की। क्योंकि एक अच्छी बात यह थी कि विराट कोहली स्टबर्न नहीं नजर आए, काफी कैंडिड नजर आए। मैच के बाद कहा कि हाँ भाई, शायद इस पिच पर यह अप्रोच नहीं बेहतर थी। देखिए, वो हर पिच के हिसाब से अप्रोच डिफरेंट रहेगी। हमने ये पहले भी शायद मैच डे में बात की थी कि भारतीय टीम क्यों नहीं कोशिश करती हर बार 220 रन बनाने की, क्योंकि भारतीय टीम के पास वेरीड बॉलिंग अटैक रहता है। तो आप वही काम करने का प्रयास करते हैं जिसमें मतलब आपको सफलता के चांसेस ज्यादा हो। पर अगर आपने एक वो अप्रोच को लेकर एक पब्लिक स्टेटमेंट दी है, आपने एक डेक्लेरेशन किया कि दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्ले। देखिए, आपने और मैंने पूछा नहीं था कि आप कैसे खेलेंगे, उन्होंने अपनी तरफ से बताया कि हम ऐसे खेलना चाहते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा फिर आपको उसके साथ थोड़ी देर तक और जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसा हुआ था। ये बैंगलोर का मैच था, सामने साउथ अफ्रीका थी, नंबर 7 8 9 तक बैटिंग खिलाई थी भारत ने और कहा कि हर बॉल पे मारेंगे और 120 गेंदें भी खेलनी दूभर हो गई थी। और उसी सीरीज के अगले मैच में भारत अपने पुराने वाले तरीके पे चला गया था। तो फिर अगर यहां पर भी वही होने वाला है तो फिर आप वही क्वेश्चन पूछेंगे कि कितना कन्विक्शन है आपको उस प्लान के अंदर। रोहित शर्मा को आप नहीं खिलाएंगे, ये कोई बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप रोहित को नहीं खिलाएंगे तो जो अग्रेशन की आप बात करते हैं शायद यू वोंट बी एबल टू वॉक द टॉक। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने कहा, क्योंकि ये जो टेम्पलेट है ना, ये इंग्लैंड ने शुरू किया और कई बार वो असफल भी रहे, लेकिन वो अप्रोच से बिल्कुल नहीं बदले। जैसे आकाश बात करें कि अगर आप भारतीय टीम भी ये करना चाहती है तो स्टिक टू दैट अप्रोच। तीसरा सवाल ये उठता है कि क्या भारत को एक और पेसर के साथ उतरना चाहिए था, और अगर उतरना चाहिए तो क्या उनमें से एक पेसर तो दीपक चहर होने चाहिए जो शानदार फॉर्म में नजर आए। 100%। मेरे विचार में पहली बात तो कि दोनों कप्तानों ने पिच कुछ अलग तरीके से पड़ी थी। एक ने एक खिलाया, दूसरे ने 3 खिलाए, और मेरे विचार में तो दोनों ने ही गलत काम किया, क्योंकि 2 वॉज द राइट नंबर। आपको ये पता नहीं कि आप टॉस जीतेंगे या हारेंगे। अगर पहले गेंदबाजी आती है आपके, वो दोनों स्पिनर्स काम आ जाएंगे। बाद में अगर गेंदबाजी आती है तो आपके पास 3 फास्ट बॉलर है प्लस हार्दिक पांड्या। सामने वाली टीम में देखें तो वो जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड और आप एक और फास्ट बॉलर के साथ खेलते हैं, देन यू हैव अ बेन स्टोक्स। तो वो आपके पास विकल्प हमेशा मौजूद रहते हैं। पर 2 स्पिनर खिलाइए, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। आप एक फास्ट बॉलर को जरूर खिलाइए, कोशिश कीजिए। अगर नटराजन फिट है तो आप उनको जरूर टीम में लाने का प्रयास करेंगे, पर नटराजन आए या ना आए, दीपक चाहर को तो पक्का होना चाहिए कि अभी कुछ समय पहले तो वो 6 विकेट ली थी 7 रन देकर। तो जो विश्व रिकॉर्ड लेने वाला बनाने वाला गेंदबाज है, अगर आप उसको आप नहीं खिलाएंगे, तो मैं तो कल बहुत हैरान था कि ऐसा भारतीय टीम ने क्यों किया। अगर तीसरा तेज गेंदबाज आता है तो कौन सा स्पिनर फिर आपको लगता है भारतीय टीम से बाहर जाएगा। हम गौतम गंभीर से बात कर रहे थे पहले मैच के बाद, उनका कहना था कि अगर वॉशिंगटन सुंदर नंबर 8 पर बैटिंग करेंगे तो फिर शायद उनकी टीम में जगह नहीं बनती। तो यही कहानी है ना कि अगर मेरे विचार में तो अक्षय पटेल का बाहर जाना बनता है और वाशिंगटन सुंदर का खेलना बनता है, क्योंकि फिर वो नंबर 8 पे नहीं नंबर 7 पे बैटिंग करेंगे। और हो सकता है कि थोड़ा सा एक कदम आप और भी ऊपर भेज सकते हैं कि 6 नंबर पे आपके पास एक्चुअली हार्दिक है। हार्दिक के बाद आप स्ट्रेट अवे आप जाएंगे वाशिंगटन सुंदर के पास। तो वॉशी को मैं इसलिए भी खिलाना चाहता हूँ निखिल, क्योंकि देखिए कंटिन्यूटी एक चीज होती है, निरंतरता, कि आप क्या एक सिलेक्शन प्रोसेस के साथ जुड़े हुए हैं और आगे की तरफ आप क्या देख रहे हैं। क्योंकि रविंद्र जाडेजा आएंगे
तो कभी भी ऐसा मेरे विचार में तो होने वाला है नहीं कि जड्डू भी खेलेंगे और वॉशी भी, वो अक्षर भी खेलेंगे। दोनों में से कोई एक खेलने वाला है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर को तो आप तब भी खिलाएंगे, आपने तब भी खिलाया था। तो फिर मैं तो वॉशिंगटन सुंदर को 100% खिलाना चाहूंगा। और अक्षर पटेल जानते हैं हम कि बहुत अच्छा किया है टेस्ट क्रिकेट में, पर व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक जो आपने पहले एक सिलेक्शन की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मैं उसके साथ जुड़े रहना चाहता हूँ। तो गेंदबाजी के बारे में बात कर ली आपने, इंग्लैंड और इंडियन टीम दोनों के नजरिए से। अगला सवाल है, क्या और कोई बदलाव की जरूरत है दोनों टीमों में? पहले इंडिया की अगर हम बात कर ले, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वो एक खिलाड़ी, उसका नाम क्या है, रोहित शर्मा शायद, वो आ जाए टीम में। हाँ देखिए, कल तो ऐसा लग रहा था कि ना भारतीय टीम का वो शरीर था, लेकिन वो आत्मा निकाल दी गई थी। क्योंकि वनडे क्रिकेट, व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर आप रोहित शर्मा को भारतीय टीम से आप बाहर निकाल देंगे तो फिर मतलब आधी टीम नजर आती है, और खासतौर से जब विराट कोहली का फॉर्म भी थोड़ा 50-50 चल रहा हो। अब रोहित शर्मा को आइडियली तो पहला मैच खेलना चाहिए था, अब दूसरा तो 100% खेलना चाहिए, पर उसके अंदर वही मेरा सवाल रहेगा कि अब आपने जब पहले मैच में उनको विश्राम करवाया या उन्होंने विश्राम लिया, तो शिखर धवन को अब आपने उनका कोई लाभ नहीं किया है। आपने अगर एक ही मैच उनको खिलाना था तो माइट एज वेल नहीं खिलाते। अब सही चीज तो ये थी कि रोहित को पहले भी खिलाओ, रोहित को अब भी खिलाओ, लेकिन अगर अब आपने रोहित को अब कहा कि अब खेल लो, तो फिर शिखर धवन पलट के कहेंगे यार आई मीन मेरे को तो आपने एक ही मौका दिया, ये तो बहुत ही गलत बात हुई, मेरा कोई फायदा नहीं हुआ इस बात का। बट देन अगर भारतीय टीम को इस श्रृंखला में बने रहना है, जीतने की कोशिश करनी है, वर्ल्ड कप की तरफ देखना है, तो रोहित शर्मा को खेलना चाहिए। आखिरी सवाल, क्या टॉस जीतकर बॉलिंग करना ही सही निर्णय होगा? और मैं इस वक्त ड्यू के बारे में बात नहीं कर रहा, T20 रिकॉर्ड भी अगर आप देखें तो यही सजेस्ट करता है कि आप चेस करें। ये भी एकदम 100% विदाउट डाउट वाली बात है कि जब सिक्का ऊपर उछले, आपने अगर जीत लिया उस टॉस को, तो आंखें मूंदिए फील्डिंग कीजिए, यहाँ पर तो खास तौर से कीजिए। और दूसरी बात ये भी है कि इंग्लैंड जैसी टीम सामने होती है तो एक और उसके अंदर एक और एस्पेक्ट जुड़ जाता है कि एक एंगल है कि अगर आप इनके खिलाफ पहले बैटिंग करते हैं तो यू फील ओब्लाइज्ड कि बाद में ड्यू भी आएगी, देखिए कितनी विस्फोटक टीम है, तो ये 200 तो हमें बनाने पड़ेंगे। अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो ऐसी कोई आपकी समस्या नहीं है, आप स्कोर बोर्ड को खेलेंगे, आप सामने वाली ऑपोजिशन को नहीं खेलेंगे। तो मेरे विचार में फ्रॉम ऑल एंगल्स अगर कोहली टॉस जीत जाते हैं तो टॉस जीत के फील्डिंग करना इज अ नो ब्रेनर। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे।